हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबका। आई वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल स्मार्ट स्टडी एजुकेट्स। आज बच्चों हम बात करने वाले हैं न्यूटन द्वारा दिए गए थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। तो ये लॉ जो है आप लोगों के लिए नया लॉ नहीं है। आप लोगों ने इनफैक्ट तीनों लॉज में सबसे पॉपुलर लॉ जो लोगों को लगता है वो यही लॉ है। तो चलिए इस लॉ को पहले जो स्टेटमेंट वाइज डिस्कस कर लेते हैं, फिर समझते हैं इस लॉ का एक्चुअल प्रैक्टिकल मतलब क्या होता है। शुरू करते हैं। इस लॉ की जो ज़्यादा फेमस स्टेटमेंट है वो सबसे ऊपर लिखी है मैंने, दैट इज़ एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अब इसका मतलब क्या है? सबसे पहली बात, व्हाट आर एक्शन एंड रिएक्शन। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस होती हैं, राइट। सो एक्शन कहें या रिएक्शन कहें, ये दोनों ही फोर्स की नाम है। ओके, अब ये जो एक लाइन का लॉ है ये काफ़ी क्लियर नहीं है। इससे कई बातें हमें क्लियर नहीं होती कि ये एक्शन कौन करता है, रिएक्शन कौन करता है, क्या ये सेम बॉडी पे होता है या डिफरेंट बॉडी पे होता है, एंड वगैरह वगैरह, ऐसे कई मन में सवाल उठते हैं। तो इसी लॉ को हम फिज़िक्स के लिए ज़्यादा थोड़ा सा एक्सप्लेन करके कैसे लिख सकते हैं, आइए समझते हैं। दिस इज़ द सेकेंड स्टेटमेंट जो इसी लाइन को एक्सप्लेन कर रही है। इन एन इंट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, इंट्रैक्शन का मतलब है दो ऑब्जेक्ट्स का आपस में फोर्स लगाना। द फोर्स अप्लाइड बाय वन, दैट इज फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ऑन सेकेंड इज इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड बाय सेकेंड ऑन द फर्स्ट एंड इट इज इन एग्जैक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन। मतलब अगर आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये पहला ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट। पहले ऑब्जेक्ट ने इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया 10 न्यूटन का उधर को, ये एक्शन हो गया। तो उसी टाइम पे दूसरा ऑब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट पे 10 न्यूटन का फोर्स कहाँ लगाएगा? इधर को। दोनों फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। अगर एक फोर्स उधर को, दूसरी फोर्स एग्जैक्टली ऑपोजिट। अगर एक फोर्स उधर को, दूसरी फोर्स एग्जैक्टली ऑपोजिट। अगर एक फोर्स उधर को, दूसरी फोर्स एग्जैक्टली ऑपोजिट। दोनों फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट होंगी अपने एक्शन में, एंड दोनों ही फोर्सेस दो अलग ऑब्जेक्ट्स पे लगती हैं। इसका मतलब ये देखिए ज़रा, अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, लेट्स से इस ऑब्जेक्ट का मास है m1, ठीक है, और यहाँ पे एक दूसरा ऑब्जेक्ट है थोड़ा बड़ा, इसका मास है m2। पहले ऑब्जेक्ट ने दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाई टक्कर होने पे, लेट्स से दिस फोर्स इज F21, मतलब फोर्स ऑन सेकेंड ऑब्जेक्ट ड्यू टू फर्स्ट ऑब्जेक्ट। और उसी टाइम पे सेकेंड ऑब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में F12, फोर्स ऑन फर्स्ट ऑब्जेक्ट ड्यू टू सेकेंड ऑब्जेक्ट, एंड ये दोनों फोर्सेस F21 एंड F12 एक दूसरे के इक्वल एंड ऑपोजिट होंगी। एक दूसरे के इक्वल एंड ऑपोजिट होंगी, मतलब ये इक्वेशन है न्यूटन थर्ड लॉ की। बट अगर आप इनको सम करते हैं F21 प्लस F12, तो आप कहेंगे सर ये तो सम जीरो आ गया, इसका मतलब क्या ये बैलेंस फोर्सेस हैं? क्या न्यूटन थर्ड लॉ की एक्शन रिएक्शन फोर्सेस का पेयर बैलेंस फोर्सेस होता है? सोचिए, आंसर है नो। चाहे ये फोर्सेस इक्वल हैं, चाहे ये फोर्सेस ऑपोजिट हैं, बट ये बैलेंस फोर्सेस नहीं है। क्यों? क्योंकि बैलेंस फोर्सेस के लिए एक कंडीशन ध्यान में रखनी चाहिए हमें। बैलेंस फोर्सेस ऑलवेज एक्ट on same body or same object, while action reaction pair or action reaction forces act on two different bodies। इसका मतलब सिर्फ इक्वेशन को देख के ये नहीं कहना चाहिए कि ये एक्शन रिएक्शन पेयर बैलेंस फोर्सेस का एग्जांपल है। नो, आपको ये भी देखना चाहिए कि क्या ये दोनों फोर्सेस दो ऑब्जेक्ट्स पे तो नहीं लग रही। एंड यस, न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग हमेशा जब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में फोर्स लगती है तो एक्शन मान लीजिए फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड पे करता है और रिएक्शन सेकंड ऑब्जेक्ट फर्स्ट पे करता है। अब ये एक्शन रिएक्शन सिर्फ नाम दिए गए हैं, आप ये मत समझिएगा कि एक फोर्स पहले लगती है दूसरी फोर्स बाद में। अगर आप पहले ऑब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसने एक्शन किया, दूसरे ने रिएक्शन दिया। बट अगर आप दूसरे ऑब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसने एक्शन किया और पहले ने रिएक्शन दिया। इसका मतलब है दोनों ही ऑब्जेक्ट्स साइमल्टेनियसली
एक्शन रिएक्शन लगाते हैं। तो ये बात भी ध्यान रखने वाली है। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस आर साइमल्टेनियस इन ओरिजिन। मतलब ये दोनों फोर्सेस एक ही टाइम पे ओरिजिनेट होती हैं और एक ही टाइम पे इम्प्लीमेंट या अप्लाई होती हैं। सो दिस इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ। अच्छा, अब एक मन में बात आती है कि सर न्यूटन के 3 लॉज हैं। पहला लॉ है लॉ ऑफ इनर्शिया, जिसमें गैलीलियो का बहुत योगदान है। दूसरा लॉ है फोर्स लॉ, ठीक है, जिसमें हम फोर्स की कैलकुलेशन करते हैं, F इज इक्वल टू ma, जिससे फॉर्मूला निकलता है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, वो दूसरा लॉ है। और तीसरा लॉ ये हो गया एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। क्या ये तीनों लॉज इक्वली इंपॉर्टेंट है? क्या ये तीनों लॉज एक्चुअली 3 अलग अलग लॉज हैं? क्या कोई एक लॉ इनमें से सुपीरियर और बाकी के लॉज इन्फीरियर? ऐसा तो नहीं है। तो मैं आज आपको इस बात का आंसर करना चाहता हूँ कि न्यूटन के तीनों लॉज इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही ये तीनों लॉज अपने आप में स्टैंड अलोन लॉज हैं। मतलब मैं न्यूटन के किसी एक लॉ से बाकी दोनों लॉज को डिराइव या प्रूव कर सकता हूँ। अब ये सोचिए, वो एक लॉ जो मेन लॉ है, जो रियल लॉ है न्यूटन का, वो कौन सा है? क्या वो फर्स्ट लॉ है या सेकेंड लॉ है या थर्ड लॉ है? द आंसर इज, सोचिए आपने, आंसर ये है कि न्यूटन का सेकेंड लॉ एक्चुअल लॉ है, रियल लॉ है। न्यूटन के सेकेंड लॉ से हम फर्स्ट और थर्ड दोनों लॉज को एक्सप्लेन या प्रूव कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। सो लेट अस रब दिस। Newton's second law of motion is the real law। उसको हम real law भी कहते हैं, और ऐसा इसलिए है, this is because the first and third law can be explained from second law। क्योंकि सेकेंड लॉ से बाकी दोनों लॉज एक्सप्लेन हो सकते हैं, इसलिए हम उसे सुपीरियर लॉ कहते हैं या फिर रियल लॉ कहते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, मैं फर्स्ट लॉ लिख रहा हूँ यहाँ पे बस, फ्रॉम सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ से फर्स्ट लॉ कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है, चलिए देखते हैं। तो इट्स लाइक अ प्रूफ, ये क्वेश्चन पेपर में भी पूछा जाता है 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में। तो व्हाट इज न्यूटन सेकेंड लॉ, उससे शुरू करते हैं। इट इज इक्वल टू डी पी, के होता है साथ में, के डी पी बाई डी टी, दैट मीन्स टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और के की वैल्यू 1 होती है। सो एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। नाउ व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, राइट। नाउ हमें पता है कि यूजुअल केसेस में मास इज अ कांस्टेंट, सो दैट मीन्स मास डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ वी। ओके, नाउ इफ फोर्स इज इक्वल टू 0, ये फोर्स कौन सी है? एक्सटर्नल फोर्स। इफ फोर्स इज इक्वल टू 0 देन एम डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है इन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट 0 है। नाउ मास कैन नेवर बी 0, मास कभी भी 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब है इट इम्प्लाइज डी वी बाई डी टी इज 0। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डी वी बाई डी टी? इट मीन्स change in velocity with respect to time is 0। मतलब टाइम बीत रहा है बट वेलोसिटी नहीं बदल रही। अब ज़रा सोचिए, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। और टाइम बीतने के साथ अगर उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता तो उसकी फाइनल वेलोसिटी भी कितनी रहेगी? 10 सेकेंड्स बीत गए 0, 20 सेकेंड्स बीत गए 0, 1 मिनट बीत गया, 1 घंटा बीत गया, 1 दिन बीत गया, उसकी फाइनल वेलोसिटी अभी भी 0 है। क्या ये आपको लॉ ऑफ इनर्शिया से मिलता जुलता नहीं लगता? क्या कहता था लॉ ऑफ इनर्शिया?
अगर किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती और वो बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे बनी रहेगी, वो मूव बिल्कुल नहीं करेगी। एक तो यहाँ से ये चीज़ हमें समझ लगती है। अच्छा, दूसरी बात, अगर मान लीजिए कोई बॉडी ऑलरेडी एक वेलोसिटी v के साथ ट्रेवल कर रही है, मान लो किसी बॉडी की वेलोसिटी है 10 मीटर्स पर सेकेंड, अब टाइम बीत रहा है बट वेलोसिटी में बदलाव नहीं हो रहा, इसका मतलब टाइम बीतते बीतते उसकी वेलोसिटी 10 मीटर्स पर सेकेंड बनी हुई है। क्या ये लॉ ऑफ इनर्शिया में इनर्शिया ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट नहीं करता कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगी तो उसकी मोशन में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर वो एक वेलोसिटी से चल रहा है तो वो चलता रहेगा और अगर वो रेस्ट पे है तो वो रुका रहेगा। इसका मतलब है यहाँ से हम बोल सकते हैं कि लॉ ऑफ इनर्शिया इज वेरीफाइड और एक्सप्लेन्ड। लॉ ऑफ इनर्शिया इज एक्सप्लेन्ड। तो देखिए हमने न्यूटन का फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ से एक्सप्लेन कर दिया। अब बारी है न्यूटन के थर्ड लॉ की, जिसको हमने अभी डिस्कस किया कि थर्ड लॉ सेकंड लॉ से कैसे एक्सप्लेन हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। So, explanation of third law from second law. Explanation of third law from second law or proof. ओके, इसको प्रूव करने के लिए हम दो ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं। हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दिस इज फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड लेट्स से दिस इज सेकंड ऑब्जेक्ट। दोनों का मास इक्वल है, ठीक है। अच्छा, इसका भी मास m है और इसका भी मास m है। पहले ऑब्जेक्ट ने सेकंड ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया कोलिजन पे F21, फोर्स ऑन सेकंड ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ऑब्जेक्ट। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F21? F21 की वैल्यू क्या बनेगी विद रिस्पेक्ट टू सेकंड लॉ? होता है dp/dt, सो इट विल बी मास इज कांस्टेंट इनटू d/dt ऑफ v2, सेकंड ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है उसमें जो चेंज आया इनटू मास। ओके, राइट। व्हाट इज F12? F12 is force on first object with respect to second object, F12. This is F12. This is equal to m dv1 by dt. What is v1? v1 हो सकता है इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी थी, v2 इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। सो सी, फोर्स इज dp by dt, that is rate of change of momentum, but mass is constant, तो वो डिफ्रेंसिएशन से बाहर आ गया and we are only left with dv by dt. सेकेंड ऑब्जेक्ट के लिए v2 है और फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए v1। नाउ न्यूटन का जो एक लॉ है, जो हमने मोमेंटम का कंजर्वेशन समझा हुआ है, वो ये है कि अगर आप किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पे एक्सटर्नली फोर्स नहीं लगाते तो उसका टोटल मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है। मान लीजिए कि यहाँ पे जो टोटल मोमेंटम था, टोटल मोमेंटम इज समेशन ऑफ p, ये जीरो था। हो सकता है कि पहले दो ऑब्जेक्ट्स इस तरह से मूव करें, एक ऑब्जेक्ट के पास इधर मोमेंटम है 20, दूसरे ऑब्जेक्ट के पास इधर मोमेंटम है -20 और दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो उनका टोटल मोमेंटम हो गया जीरो। मान लीजिए इसका मतलब है mv1 प्लस mv2 इज जीरो, क्योंकि दिस इज मोमेंटम ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, दिस इज मोमेंटम ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट। यहाँ से mv1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ mv2, mv1 इज माइनस ऑफ mv2। अब अगर मैं दोनों साइड्स को डिफ्रेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो दिस विल बी mv1 अपॉन t एंड दिस विल बी माइनस mv2 अपॉन t। स्मॉल चेंज है डिफ्रेंसिएशन का। व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी? इट इज एक्सेलरेशन, सो ये बन जाएगा ma1 and this will be minus ma2. What is ma1? It is force on first object due to second object is equal to what is ma2? Force on second object due to first object. यहाँ से चाहे आप नेगेटिव साइन इसको लगा दीजिए, नो डिफरेंस। फोर्स ऑन फर्स्ट ऑब्जेक्ट ड्यू टू सेकेंड ऑब्जेक्ट इज इक्वल एंड ऑपोजिट ऑफ फोर्स ऑन सेकेंड ऑब्जेक्ट ड्यू टू फर्स्ट ऑब्जेक्ट। क्या ये न्यूटन का थर्ड लॉ नहीं है? एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। सी, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल है और नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि अगर एक फोर्स इधर को है तो दूसरी फोर्स इधर को है। सो दिस एक्सप्लेन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन।
सो इस तरह से हम कह सकते हैं कि न्यूटन का सेकेंड लॉ रियल लॉ है, सुपीरियर लॉ है, मेन लॉ है। सेकेंड लॉ से ही बाकी दोनों लॉस ब्रांच आउट हुए हैं, वो उसी की मैनिफेस्टेशंस हैं। एंड ये आपके सामने प्रूफ इस बात का गवाह है कि सेकेंड लॉ अगर हमें समझ आ जाए, हम उससे बाकी दोनों लॉज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप आस्किंग क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।